ओके, कैनेडीज क्लासिफिकेशन जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ आप इसको याद रखिएगा, बिकॉज इसमें से कभी भी प्रोस्तो का एग्ज़ाम हो तो इसमें से सवाल ज़रूर आ जाता है, प्रोस्तो का हो फिर कमीशन का भी इसमें से सवाल आ जाता है। और इस क्लासिफिकेशन के अलावा कोई क्लासिफिकेशन नहीं पढ़नी है पार्शली डेंटेड आर्च की। ओके, तो इसमें क्लास 1 जो है दैट इज अ बायलैटरली इडेंटलेस एरिया लोकेटेड पोस्टीरियर टू द रिमेनिंग नेचुरल टीथ, यानी आपका यहाँ पे बायलैटरल साइड जो है वो इडेंटलेस एरिया हो तो इसे हम क्लास 1 क्लासीफाई करेंगे। एंड इफ इट इज यूनिलैटरल यानी यही सेम हो बट इट इज यूनिलैटरल देन इट इज क्लास 2। ओके, एंड क्लास 3 इज कि आपका यूनिलैटरल इडेंटलेस एरिया होता है, ये इंटीरियर भी हो सकता है एंड इट कुड आल्सो बी पोस्टीरियर, ठीक है, बट इट वुड बी बाउंडेड, यानी दोनों साइड पे टीथ प्रेजेंट हो गए, वहां पे आपको डिस्टल अबटमेंट नहीं मिल रहा था एंड यहाँ पे आपको डिस्टल अबटमेंट मिल रहा है। एंड क्लास 4 इज एंटीरियर बायलैटरल इडेंटलेस एरिया, ठीक है, ये एंटीरियर होता है सिर्फ, ठीक है, एंड इट क्रॉसेस द मिड लाइन। ओके, ये याद रखिएगा, ये डिफरेंस कि यहाँ पे मिड लाइन क्रॉस हो रहा है एंड ये इंटीरियर एरिया है एंड इट इज सिंगल बायलैटरल इडेंटलेस एरिया, ठीक है। एंड आपका क्लास बाकी सब क्लासेस की मॉडिफिकेशन होती हैं क्लास 1 2 3 एंड क्लास 4 की मॉडिफिकेशन नहीं होती है। मॉडिफिकेशन क्या है ये भी मैं आपको आगे बताती हूँ। ओके, एप्लीकेट्स रूल, ये एप्लीकेट्स रूल 8 रूल्स हैं कैंडिस क्लासिफिकेशन के। इसका रूल नंबर 1 है कि क्लासिफिकेशन शुड फॉलो रादर देन प्रीसीड एनी एक्सट्रैक्शंस ऑफ टीथ दैट माइट ऑल्टर द ओरिजिनल क्लासिफिकेशन। मैम रिकॉर्डिंग ऑन कर दें। ओके ओके, एक मिनट, ठीक है, इट्स ऑन। इसमें रूल नंबर 1 ये कहता है कि आप जब आर्च को पार्शली डेंटेड आर्च को क्लासिफाई करेंगे तो आपकी जो अगर एक्सट्रैक्शन होनी है कोई तो आफ्टर एक्सट्रैक्शन आप उसको क्लासिफाई करेंगे, नॉट बिफोर एक्सट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आपका 7 जो है यानी लास्ट डिस्टल अबटमेंट जो है वो एक्सट्रैक्ट होना है, ठीक है, तो आप एक्सट्रैक्शन के बाद उसको कंसीडर करेंगे कि ये कौन सा आर्च बन रहा है, ठीक है, क्योंकि पहले तो वो कैनेडीज क्लास 3 बन रहा होगा बट आफ्टर द एक्सट्रैक्शन कैनेडीज क्लास 2 बन रहा होगा, ठीक है जी। Rule number 2 is if a third molar is missing and not to be replaced, it is not considered in the classification. ठीक है, it is very simple. Okay. Rule number 3 is if a third molar is present and it is to be used as an abutment, it is considered in the classification. ठीक है, रूल नंबर 2 में सिंपल है कि अगर आपका थर्ड मोलर मिसिंग है उसको हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं होगा। एंड रूल नंबर 3 इज अगर आपका थर्ड मोलर प्रेजेंट है एंड इट इज यूज्ड एज एन अबटमेंट, यानी अगर आपका 8 प्रेजेंट है एंड वो अच्छी कंडीशन में है, हमें उससे सपोर्ट चाहिए तो फिर हम उसे कंसीडर करेंगे, उसको क्लासिफिकेशन में इंक्लूड करेंगे। Rule number 4 is if a second molar is missing and it is not to be replaced, it is not considered in the classification. It is just like rule number 2. Rule number 5 is the most posterior edentulous area determine the classification. ये रूल नंबर 5 याद रखिएगा क्योंकि इसका एक एमसीक्यू भी आया था कमीशन में, यानी आपका क्लास 1 2 3 में पोस्टीरियर एरियाज होते हैं। अगर आपका कैंडिस क्लासिफिकेशन फॉर एग्जांपल पेशेंट का आर्च है जिसमें पोस्टीरियर इडेंटुलस एरिया भी है एंड एंटीरियर इडेंटुलस एरिया भी है, तो आप उसको कैंडिस क्लास 1 में क्लासीफाई करेंगे या 4 में क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। आप उसको कैंडिस क्लास 1 देन मॉडिफिकेशन दे देंगे, यानी मॉडिफिकेशन इज के एक क्लास है उसके साथ साथ कोई और इडेंटुलस पेन है। एक मिनट में आपको पिक्चर के साथ इसको समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्लास आ गया, ठीक है, और साथ में एक और इंसाइजर भी मिसिंग है, ठीक है जी, यहाँ पे एक और इंसाइजर भी मिसिंग है, तो आप इसको क्या कहेंगे, कैनेडीज क्लास 1 मॉडिफिकेशन 1, यानी एक क्लास के साथ साथ अगर एक और इडेंटुलस पेन आ जाती है दैट इज अ मॉडिफिकेशन, फिर वो एक भी हो सकती है 2 भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे केनाइन भी मिसिंग है तो वी वुड कॉल इट एज कैनेडीज क्लास 1 मॉडिफिकेशन 2। ओके, एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास पेशेंट आता है जिसमें एंटीरियर टीथ भी मिसिंग है एंड यहाँ पे पोस्टीरियर टीथ भी मिसिंग है, यानी ये वाली सिचुएशन है साथ में ये वाली भी सिचुएशन है, यानी कैनेडीज क्लास 1 भी है 4 भी है, तो हम इसे कैनेडीज क्लास 1 क्लासीफाई करेंगे या कैनेडीज क्लास 4। वी वुड क्लासीफाई एज कैनेडीज क्लास 1 मॉडिफिकेशन 1।
बिकॉज एक ई डेंटल एरिया एक्स्ट्रा है, और रूल नंबर कौन सा था, रूल नंबर 5 के हिसाब से आपका मोस्ट पोस्टीरियर एरिया जो है वो डिटरमिन करता है क्लासिफिकेशन। और मैंने आपको पहले ही बताया था क्लास 4 की कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती, क्लास 1 2 3 की मॉडिफिकेशन होती है, क्लास 4 की मॉडिफिकेशन नहीं होती है, बिकॉज आपका रूल नंबर 5 यही कहता है कि आपका पोस्टीरियर एरिया क्लासिफाई करता है, कैनेडीज क्लास डिटरमिन करता है क्लासिफिकेशन को, और ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। That is most posterior area determine the classification. Then rule number 6 is edentless areas other than those determining the classification are referred to as modifications and are designed by their number. ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर कोई क्लासिफिकेशन है उसके साथ साथ कोई और edentless एरिया है तो उसे हम मॉडिफिकेशन कहते हैं। और मॉडिफिकेशन जो है वो जितने दो अगर edentless एरिया होंगे तो हम 2 उसको नंबर देंगे, अगर 1 होगा तो 1 नंबर देंगे, यानी इट इज डिजाइंड बाय नंबर, ओके, नॉट द एक्सटेंट। Rule number 7 is the extent of the modification is not considered, only the number of the additional edentless pane. ओके ये मैंने अभी आपको बताया कि आपका edentless नंबर जो है वो मॉडिफिकेशन बताएगा, एक्सटेंड नहीं बताएगा कि कितना बड़ा है, ओके। रूल नंबर 8 is there can be no modification areas in class 4. ओके स्टेप्स इन द फैब्रिकेशन ऑफ रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। फर्स्ट आपको पता है वी नीड टू डायग्नोस, ठीक है। देन ट्रीटमेंट प्लानिंग, ट्रीटमेंट प्लानिंग इज के हमें करना क्या है, और अगर रिमूवेबल डेंचर देना भी है तो उसमें जो है हमें क्या मॉडिफिकेशंस चाहिए, हमें किस तरह देना है, हमें किस तरह डिजाइनिंग करनी है। ओके प्री प्रोस्थेटिक प्रोसीजर, pre-prosthetic procedure is any procedure done before any prosthodontic treatment, okay। यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है उसका रिज जो है वो इरेगुलर है, ठीक है, शार्प रिज है, तो हम डायरेक्टली तो प्रोस्थोडोंटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर देंगे, हम डायरेक्टली तो उसको प्रोस्थेसिस नहीं दे देंगे। वी वुड रेफर द पेशेंट टू अ सर्जन, ठीक है, और उन्हें हम कहेंगे कि हमें एल्वियोप्लास्टी करके दें, ओके। या फिर आप मोस्टली इस तरह से हाउस शो में आपने देखा होगा कि आपके पास पेशेंट आता है, आपने देखा उसकी ओरल हाइजीन तो पुअर है, तो आप क्या कहते हैं कि आप स्केलिंग करवा के आएं, फिर हम आपका इंप्रेशन लेंगे, ओके। सो ये भी आपके प्री प्रोस्थेटिक प्रोसीजर में ही आता है, ठीक है। प्री प्रोस्थेटिक प्रोसीजर में जो भी आपको ट्रीटमेंट को सपोर्ट करने के लिए जो भी हमें प्रोसीजर चाहिए होता है बिफोर स्टार्टिंग द प्रोस्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, तो उसे हम कहेंगे प्री प्रोस्थेटिक प्रोसीजर, ठीक है। उसमें फिर फॉर एग्जांपल आपने कैरीज की रेस्टोरेशन करवानी हो, स्केलिंग करवानी हो, एल्वियोप्लास्टी करवानी हो, रिच ऑगमेंटेशन करवानी हो, जाइगोमेटोप्लास्टी करवानी हो, एल्वियोलेक्टमी करवानी हो, इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स इन्वॉल्व है। ओके देन मेकिंग द प्राइमरी इंप्रेशन एंड द कास्ट। फिर हम प्राइमरी, जब आपका प्री प्रोस्थेटिक ट्रीटमेंट हो गया, फॉर एग्जांपल आपने स्केलिंग करवा दी, सर्जरी कोई करवानी थी वो करवा दी, उसके बाद टिश्यूज स्टेबलाइज हो जाएंगे, या कोई एक्सट्रैक्शन आपने करवा दी, आपने फॉरन इंप्रेशन नहीं लेना, आपने वेट करना है टिश्यूज को स्टेबलाइज करने के लिए, वेट करना है। फॉर एग्जांपल आपने एक्सट्रैक्शन करवा दी तो ऑप्टिमम टाइम क्या है कि 6 to 8 वीक्स तक वेट करना है, उसका हील हो, then we would begin to make an impression, okay। प्राइमरी इंप्रेशन लेके फिर हम उसमें प्लास्टर पोर करते हैं, आपको पता होगा कि उसके बाद ही हमें मॉडल मिलता है जिसे हम कास्ट कहते हैं। आफ्टर दैट वी डिजाइन द प्रोस्थेसिस। यहाँ पे कास्ट पार्शियल डेंचर की बात हो रही है, एक्रेलिक नहीं, बिकॉज एक्रेलिक एकेडमिकली, एक्रेलिक पार्शियल डेंचर एकेडमिकली होता ही नहीं है, इट इज ऑलवेज अ कास्ट पार्शियल डेंचर, ओके। जो आपका एक्रेलिक पार्शियल डेंचर होता है दैट इज अ टेम्पररी डेंचर, ओके। डिजाइनिंग द प्रोस्थेसिस, आपके पास कास्ट आया, आपने डिजाइन करना है, ये जो भी पेंसिल से ड्रॉ हुआ है दैट इज अ डिजाइनिंग ऑफ प्रोस्थेसिस। ये एक्चुअली जो भी मेटल के कंपोनेंट्स यहाँ पे आने हैं ये हम डिजाइन करते हैं यहाँ पे, सो दैट उसके हिसाब से ये जब डिज़ाइन कर दिया जाता है देन हम माउथ में प्रिपरेशन करते हैं पेशेंट की, एंड देन हम लेबॉर्ट्री भेजते हैं अपना कास्ट, ताकि वो हमें उसका फ्रेमवर्क बना के दें, ताकि हमें जो भी उसके मेटल कंपोनेंट्स हैं वो बना के दें, ठीक है। आपने वंस डिजाइन कर दिया प्रोस्थेसिस देन यू आर गोइंग टू गो फॉर प्रोस्थेटिक माउथ प्रिपरेशन, यानी जो भी कंपोनेंट्स आपने ड्रॉ किए हैं वहाँ पे उस कंपोनेंट से रिलेटेड कोई भी माउथ प्रिपरेशन हमें चाहिए, वी आर गोइंग टू डू दैट, ओके। देन वो जब हमारा हो जाता है तो हम फाइनल इम्प्रेशन
लेते हैं। फाइनल इंप्रेशन के बाद हम अगेन कास्ट फैब्रिकेट करेंगे, जो कि हमारा मास्टर कास्ट होता है। उस मास्टर कास्ट पे हम फैब्रिकेट करते हैं फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क इज़ नथिंग बट आपका जो भी कंपोनेंट्स हैं कास्ट पार्शियल टेंचर के या रिमूवेबल पार्शियल टेंचर के, उन कंपोनेंट्स का जो ये मेटल से जो कंपोनेंट्स बने होते हैं उनको कंबाइंडली जो है हम फ्रेमवर्क बोलते हैं। इन कंपोनेंट्स के अलग अलग नाम है बट इनको एज अ होल टुगेदर जो है हम इसे फ्रेमवर्क कहते हैं। फ्रेमवर्क जब हमारे पास लेबोरेटरी से बन के आता है, देन वील गो फॉर अ ट्रायल। ठीक है कि भाई फिट इसका अच्छा है, सब कुछ सेट है। जब ये आपके पास करेक्ट हो जाता है, जब ये ओके हो जाता है, देन वी आर गोइंग टू फैब्रिकेट आर प्रोस्थेसिस, यानी हम इस पे वही जिस तरह से आप कंप्लीट एंचर पे करते हैं। जैसे इसमें फ्रेमवर्क जो है वो एडिशनल पार्ट है। जिस तरह से आप अपना टूथ सेटअप करते हैं, वैक्सअप करते हैं, वो सब हम करके and then we are going to go for trial. Okay, trial लेके जब once patient approves and आपका trial is okay, then we'll go for processing of the denture, यानी कि we'll go for all the procedures जो भी lab procedures होते हैं processing के लिए, that is flasking, dewaxing and all this stuff, packing, curing, ये सारा करके then we are going to insert the denture. ठीक है जी। अच्छा, complete denture, ठीक है। कंप्लीट डेंचर क्या है? इट इज़ अ डेंटल प्रोस्थेसिस, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एनी प्रोस्थेसिस विच रिप्लेसेस द इंटायर डेंटिशन एंड इज एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स और सपोर्टिंग टिश्यूज, तो उसे हम कंप्लीट डेंचर कहते हैं। ठीक है। अब कंप्लीट डेंचर के फंक्शंस क्या होते हैं? ऑफ कोर्स इट हेल्प्स टू रिस्टोर द एस्थेटिक्स, मैस्टिकेशन में हेल्प करता है, फोनेटिक्स में हेल्प करता है या स्पीच में हेल्प करता है। ठीक है। there are three surfaces of complete denture। ठीक है। इम्प्रेशन सरफेस होता है, ठीक है, जिसे हम जो है इंटेग्लो सरफेस भी कहते हैं। एंड सेकेंड इज पॉलिश सरफेस, जिसे हम कैमियो सरफेस भी कहते हैं। एंड द अदर वन इज ओक्लूजर सरफेस। ठीक है। इम्प्रेशन सरफेस वो सरफेस होती है जहाँ पे हम अपना इम्प्रेशन लेते हैं। इम्प्रेशन के जो भी कंटूर्स होते हैं वो ये सरफेस बनाती है, यानी पार्ट ऑफ द डेंचर सरफेस विच हैज इट्स कंटूर डिटरमिन्ड बाय द इम्प्रेशन। ठीक है। अगर आपने इम्प्रेशन प्रॉपर नहीं लिया है तभी हम कहते हैं इम्प्रेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए, बिकॉज अगर आपने इम्प्रेशन प्रॉपरली नहीं लिया है तो व्हाट विल हैपन कि आपका ये इम्प्रेशन सरफेस जो है वो एग्जैक्ट नहीं होगा, वो टिश्यूज़ के साथ फिट नहीं करेगा एंड डेंचर जो है वो रिटेंटिव नहीं होगा। Then we have polish surface, that is external surface of lingual, buccal, labial flanges and external palatal surface of the denture. ठीक है। आपका इम्प्रेशन सरफेस के अलावा जो ओक्लूसिव सरफेस है जहाँ पे आपके टीथ आते हैं, एंड इम्प्रेशन सरफेस, इसके अलावा जो भी सरफेस है दैट इज पॉलिश सरफेस, जहाँ जहाँ आप पॉलिशिंग करते हैं। ठीक है। इसमें आपके फ्लेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, इसमें आपके बॉर्डर्स आ जाते हैं, इसमें आपका पैलेट आ जाता है। ठीक है। Occlusal surface is the part of the surface of the denture which makes contact with the opposing denture or dentation. ठीक है। Occlusal surfaces आपको पता है कि जहाँ पे भी आपका जो है occlusal surfaces involved हो, that is occlusal surface। जी डॉक्टर शुजा, मुझे पूछना है, ये जो आपने फिगर दिखाई है ये मतलब कंप्लीट डेंचर खुद की है या क्या है? मतलब कंप्लीट डेंचर की फिगर है ये? जी जी, ये कंप्लीट डेंचर की फिगर है, उसकी सरफेसेस हैं। जी, तो ये ऊपर वाली आपने इम्प्रेशन सरफेस के मतलब जो एक्रिलिक की जैसे प्लेट होती है उसके जी उस जी एरिया जी, को आप ये ओके आप जो आपका इम्प्रेशन सरफेस वो होता है जो टिश्यूज के साथ आपकी सरफेस टच नहीं कर रही होती, कांटेक्ट कर जी रही जी होती जी है, वो आपका जी इम्प्रेशन जी सरफेस होता है। ठीक सही है। है। जो आप इम्प्रेशन लेते हैं वो सरफेस आपकी डिटरमिन करती है इम्प्रेशन सरफेस। जहाँ पे टीथ अटैच्ड हैं वहाँ पे आपका वो जो है ओक्लूजल सरफेस, और बाकी सारी जो सरफेसेस हैं जहाँ पे फ्लेंजेस हैं, जहाँ पे बॉर्डर्स हैं, जहाँ पे आपका पैलेट जी है, दैट इज पॉलिश सरफेस। ओके ओके, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, फिर आपके ये डेंचर अभी और क्लियर हो जाएगा डॉक्टर शुजा। ये आपके जो है वो डेंचर के पार्ट्स हैं। वी हैव डेंचर बेस, ठीक है, जो कि आपका उसकी जो है बेस बनाता है डेंचर की, ठीक है, जो कि रेस्ट करता है टिश्यूज पे। एंड ये आपका डेंचर फ्लेंज होता है, ठीक है। एंड दिस इज योर डेंचर, ये आपका डेंचर टीथ हो गए, ठीक है। एंड दिस इज योर डेंचर बॉर्डर। ओके जी। Denture base is the part of the denture which rests on the oral mucosa and to which teeth are attached। ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपके फ्लेंजेस होते हैं। फ्लेंजेस के जो नाम होते हैं वो डिटरमिन होते हैं बाय द एरिया। ठीक है। जैसे कि अगर ये फ्लेंज है, ये कांटेक्ट करेगा जो है ये लेबियल सरफेस से कांटेक्ट करेगा, तो इसलिए हम इसे लेबियल फ्लेंज कहेंगे। एंड ये यहाँ पे जो है ये आपका बक्कल फ्लेंज होगा। ओके।
देन टाइप्स ऑफ द डेंचर बेस आपके पास एक्रेलिक डेंचर बेस भी होते हैं एंड मेटल डेंचर बेस भी होते हैं, जिसमें गोल्ड अलॉयज, कोबाल्ट, क्रोमियम एंड निकल क्रोमियम आ जाता है। मोस्टली हम एक्रेलिक देते हैं। मेटल डेंचर जो है वो हम कुछ केसेस में देते हैं, लाइक अगर किसी पेशेंट में जो है वो ब्रैक्सियर है, या अगर पेशेंट है उसमें जो है वो डेंचर के फ्रैक्चर के चांस ज़्यादा है, उसकी हैवी अक्लूजल फोर्सेस हैं, या किसी पेशेंट की जो है वो जॉ जो है यानी उसको मैक्रोग्नेथिया है, उसमें अक्लूजल फोर्सेस ज़्यादा लग रही होती हैं, या पेशेंट मेटल डेंचर बहुत इजीली क्लीन हो जाते हैं, इसलिए जहाँ पे फंगल इन्फेक्शंस होते हैं वहाँ पे भी हम मेटल डेंचर्स दे सकते हैं। लेकिन खैर आप इतना उसको इतना डेप्थ में नहीं चाहिए, बस कीप इट वेरी वेरी सिंपल कि एक्रेलिक होता है और मेटल, ये दो टाइप के जो है वो हमारे पास डेंचर बेसिस होते हैं। देन डेंचर फ्लैंजेस अभी मैंने आपको बताया था कि इट इज़ अ वर्टिकल एक्सटेंशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ द डेंचर इनटू वन ऑफ द वेस्टिब्यूल्स ऑफ द ओरल कैविटी। ठीक है, अब ये किस वेस्टिब्यूल में जा रहा है उस पर डिपेंड करता है कि उसका नाम। ठीक है, लाइक अगर ये लेबियल वेस्टिब्यूल से कांटेक्ट कर रहा होता है तो ये हमारा लेबियल फ्लैंज हो जाता है, ये आपका बक्कल फ्लैंज है बिकॉज ये बक्कल वेस्टिब्यूल में कांटेक्ट करता है। डेंचर बॉर्डर, द मार्जिन ऑफ द डेंचर बेस एट द जंक्शन ऑफ पॉली सरफेस एंड द इम्प्रेशन सरफेस, ये मैंने आपको पीछे पिक्चर में भी दिखाया था कि यहाँ पे दो सरफेसेस मिल रही हैं, ये आपका बॉर्डर है। डेंचर टीथ आपके जो है वो एक्रेलिक टीथ होते हैं, पोर्सिलिन टीथ होते हैं, इंटरपेनिट्रेटिंग पॉलीमर नेटवर्क रेजिन टीथ होते हैं यानी आईपीएन रेजिन, गोल्ड ओक्लूजल्स होते हैं एंड एक्रेलिक रेजिन विद अमेल्गम स्टॉप्स। आपके जो एक्रेलिक टीथ होते हैं वो हम कॉमनली यूज करते हैं बिकॉज एक तो वो लाइट वेटेड होते हैं एंड इजी टू ग्राइंड जो है वो हम कर सकते हैं उनको, और जो है वो आपका जो है वो वेयर नहीं करवाते नेचुरल टीथ का, अनलाइक पोर्सलिन टीथ जो होते हैं वो एक तो हैवी होते हैं, ये अब यूज़ होते भी नहीं है, ये पास्ट में यूज़ होते थे। एक तो हैवी होते हैं, दूसरा आपका जो है ये नेचुरल टीथ का वेयर करवा देते हैं, दैट्स व्हाई वी डू नॉट यूज इट नाउ। इंटरपेनिट्रेटिंग पॉलीमर नेटवर्क रेजिन टीथ जो होते हैं या गोल्ड डेंचर यूज ओक्लूजल कर या सकते हैं पोर्सिलिन, जी हेलो कंप्लीट डेंचर में हम यूज कर सकते हैं पोर्सिलिन के टीथ। हाँ, ये अभी कंप्लीट डेंचर की बात चल रही है ना, अभी तो कंप्लीट मतलब के दोनों चार्ज में डेंचर हो पढ़ रहे हैं। कंप्लीट डेंचर। जी ये हम ये सारे टीथ यूज कर सकते हैं, मैं इनकी कंडीशंस एंड टर्म्स बता रही हूँ कि मोस्टली हम एक्रेलिक यूज करते हैं, पोर्सलिन पहले यूज होते थे, नाउ डेज वी डू नॉट यूज इट बिकॉज एक मैंने आपको बताया ना जो मेजर इसका ड्रॉबैक है वो यही है कि ये आपका वेयर करवा देता है अपोजिंग टीथ का, जो नेचुरल टीथ होते हैं उनका वेयर करवा देता है। ठीक है, इंटरपेनिट्रेटिंग पॉलीमर नेटवर्क रेजिन टीथ या गोल्ड ओक्लूजल्स या एक्रेलिक रेजिन विद अमेल्गम स्टॉप्स जो हैं ये हम यूज करते हैं जब आपके पास जो है आप प्लीज म्यूट कर दीजिएगा, पार्टिसिपेंट्स प्लीज अपने जो है वो माइक्रोफोन्स म्यूट कर दीजिएगा। ये बाकी जो रिमेनिंग टीथ हैं ये हम यूज़ करते हैं जब आपके पास वेयर का चांस हो, जब आपके पास जो है वो ओक्लूजल फोर्सेस ज़्यादा हों या टूथ फ्रैक्चर का चांस हो, उन केसेस में जो है वो हम ये वाले टीथ यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दी वो वाली जो क्लासिफिकेशन थी दैट वाज बेस्ड ऑन द मटेरियल्स एंड दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द टूथ एनाटमी। अब हमारे पास 3 तरह के जो है वो टीथ हैं, दैट इज एनाटमिक टीथ। एनाटमिक टीथ जो है जैसा कि हमारे नॉर्मल टीथ होते हैं दे आर एनाटमिक, इसमें आपका 0 to 33, इसमें आपका 33 एंगल कस्प एंगल होता है। ठीक है, 33 डिग्री कस्प एंगल होता है एंड ये हम नॉर्मली अगर हमारे पास अच्छी कंडीशन है लाइक रिच इज़ वेरी गुड एंड पेशेंट जो है उसमें जॉब मूवमेंट्स जो हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं या रिच अच्छा है तो विल गो फॉर एनाटमिक, नॉर्मली हम यही यूज़ करते हैं। देन सेमी एनाटमिक होते हैं, सेमी एनाटमिक में आपका कस्प एंगल जो है वो थोड़ा सा शैलो होता है, इट इज़ बिटवीन 0 to 30 डिग्री एंगल। ठीक है, ये भी हम यूज़ करते हैं उन कंडीशंस में जहाँ पे आपका रिच थोड़ा पुअर हो। नॉन एनाटमिक एंड सेमी एनाटमिक हम दोनों तब यूज़ करते हैं जब आपका रिच पुअर हो, यानी रिच बहुत ही रिजॉर्ब्ड हो या जॉ मूवमेंट्स अनकंट्रोल्ड हो, जैसा पार्किंसंस डिजीज़ में पेशेंट्स की जॉ मूवमेंट्स जो होती हैं वो अनकंट्रोल्ड होती हैं, इसलिए फिर हम सेमी एनाटमिक या नॉन एनाटमिक टीथ यूज़ करते हैं इनमें। नॉन एनाटमिक टीथ में आपका कस्प एंगल जो है वो 0 होता है, यानी दे आर फ्लैट, जैसा कि आपने पिक्चर में अभी देख रहे होंगे, बिल्कुल फ्लैट होते हैं। ठीक है, देन स्टेप्स इन द फैब्रिकेशन ऑफ कंप्लीट डेंचर ऑलमोस्ट सेम स्टेप्स हैं। डायग्नोसिस होता है, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी इस पर। देन ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी आई हैव एक्सप्लेन्ड।
मेकिंग प्राइमरी इम्प्रेशन, कस्टम ट्रे फैब्रिकेट करते हैं। ओके, कस्टम ट्रे यहाँ पे एडिशनल है, इट इज़ बिकॉज कि हम बॉर्डर मोल्डिंग कर सकें, देन बॉर्डर मोल्डिंग करते हैं, ठीक है। देन वी मेक फाइनल इम्प्रेशन एंड कास्ट, एंड देन रिकॉर्ड बेस फैब्रिकेशन। रिकॉर्ड बेस फैब्रिकेशन मतलब डेंचर बेस फैब्रिकेशन। जब आप फाइनल इम्प्रेशन ले लेते हैं तो व्हाट डू वी डू इज कि हम कास्ट फैब्रिकेट करते हैं, उस पे ही आप जो काम कर रहे होते हैं दैट इज बैकअप करके, आप फ्लास्किंग करके जो उसकी प्लेट बनाते हैं, ये वही चीज़ है। ओके, आफ्टर दैट वैक्स ट्रिम फैब्रिकेट करते हैं। वैक्स ट्रिम इसलिए फैब्रिकेट करते हैं ताकि हम जॉ रिलेशन ले सकें, हमें पता चले कि हमें कहाँ टीथ की जो है वो वर्टिकल हाइट कितनी रखनी है। ओके, देन जॉ रिलेशन रिकॉर्ड करने के बाद वी गो फॉर द आर्टिकुलेशन सो दैट वी कैन गो फॉर द सेटअप। उसके बाद टीथ सेटअप करते हैं। टीथ सेटअप करने के बाद वी डू ट्रायल, एंड देन हम अपना प्रोसेस करते हैं डेंचर, जिसमें सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, दैट इज़ फ्लास्किंग, क्योरिंग, पैकिंग, डीवैक्सिंग एंड ऑल दिस स्टफ। उसके बाद वी गो फॉर फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग, एंड देन वी इंसर्ट द डेंचर इनटू पेशेंट्स माउथ। ओके, डेंटल इम्प्रेशन क्या है? इट इज़ अ नेगेटिव रेप्लिका ऑफ टीथ एंड edentless area made in the plastic material which becomes relatively hard when in contact with these area tissues. Okay, हमारे पास 3 थ्योरीज हैं इम्प्रेशन की: म्यूको कंप्रेसिव थ्योरी, म्यूकोस्टैटिक थ्योरी, सिलेक्टिव प्रेशर थ्योरी। म्यूकोस्टैटिक थ्योरी जो है वो क्या कहती है कि द टिश्यू शुड बी रिकॉर्डेड इन फंक्शन प्रेशर। इसमें हम क्या करते हैं, वी रिकॉर्ड द टिश्यू इन प्रेशर, ठीक है। इसे हम प्रेशर थ्योरी भी कहते हैं। ओके, इसका दूसरा नाम अगर आ जाए तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। म्यूको कंप्रेसिव थ्योरी और प्रेशर थ्योरी इट इज़ सेम थिंग। ओके, इसमें बेसिकली वी रिकॉर्ड द टिश्यूज इन प्रेशर, यानी आपके जो भी फंक्शनल मूवमेंट्स हो रही होती हैं, यानी मेस्टिकेशन हो गया या जो है स्वेलोइंग हो गया, जो भी पेशेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उसमें जो है हम जो है ये इम्प्रेशन रिकॉर्ड करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि देयर इज़ बेटर रिटेंशन इन सपोर्ट, एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि क्योंकि इसमें हम प्रेशर में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वी हैव गॉट बेटर रिटेंशन इन सपोर्ट। एंड डिसएडवांटेजेस क्या है? रेजिडुअल रिच रिजॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लग रहा है तो आपका ऑफ कोर्स रेजिडुअल रिच रिजॉर्प्शन होगा, आपके पास ट्रांसिएंट इस्कीमिया होगा, ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, एंड डेंचर डिसलॉजमेंट ड्यू टू रीबाउंड फेनोमेनन। रीबाउंड फेनोमेनन क्या है कि आपने प्रेशर में टिश्यूज़ तो रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन टिश्यूज़ जो हैं वो अपनी जगह पे वापस आने की कोशिश करेंगे, वो वापस जो है अपने रेस्टिंग फेज पे तो आने की कोशिश करेंगे ना। तो जब इस तरह से होगा तो वो क्या करेंगे कि डेंचर को फोर्स लगेगी एंड डेंचर डिसलॉज होगा। तो दिस इज टर्म्ड एज रीबाउंड फेनोमेनन, एंड देयर इज प्रेशर ऑन शार्प एज रिजल्ट्स इन पेन। ऑफ कोर्स जब हम प्रेशर लगा रहे हैं, जब हम प्रेशर में इम्प्रेशन ले रहे हैं, तो अगर शार्प रिज है, आपने उसकी एल्वियोप्लास्टी नहीं करवाई, आपने उसको स्मूथ नहीं करवाया, तो ऑफ कोर्स देयर वुड बी पेन, देयर कुड बी damage to mental phenomena as well. Then we have mucostatic theory. Mucostatic theory में क्या होता है कि इसमें हम जो टिश्यूज़ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो रेस्ट में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, यानी प्रेशर में रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते। इसे हम मिनिमम प्रेशर थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। एंड इसमें जो आपका मटेरियल ऑफ चॉइस है दैट इज़ इम्प्रेशन प्लास्टर, ठीक है। एंड इसमें एडवांटेजेस ये होते हैं कि टिश्यू हेल्थ एंड प्रिजर्वेशन होता है, क्योंकि इसमें प्रेशर लग नहीं रहा तो आपका टिश्यूज़ जो है वो मैक्सिमम टिश्यूज़ जो है वो प्रिजर्व्ड ही रहेंगे। एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि देयर इज़ रिड्यूस रिटेंशन, क्योंकि यहाँ पे इस टेक्निक में मिनिमम प्रेशर लग रहा होता है, ठीक है। आपने फंक्शनल फॉर्म में टिश्यूज़ को तो रिकॉर्ड किया नहीं है, तो और आपके यहाँ पे बॉर्डर मोल्डिंग भी नहीं हो रही होती है इस टेक्निक में, तो आपका फ्लेंजेस जो हैं वो शॉर्ट हो जाएंगे। जब फ्लेंजेस शॉर्ट होंगे तो आपका रिटेंशन भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा, स्टेबिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, सपोर्ट भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होगी, आपका पेरिफेरल सील भी नहीं बनेगा। एंड इसके अलावा आपका जब रिटेंशन कॉम्प्रोमाइज है तो ऑफ कोर्स डेंचर डिसलॉजमेंट होगा। जब डेंचर डिसलॉजमेंट होगा तो टंग भी इरिटेट होगी, टंग इरिटेशन होगी, एंड आपका एस्थेटिक्स भी कॉम्प्रोमाइज होगा क्योंकि आपके फ्लेंजेस जो हैं वो शॉर्ट हैं। इसके अलावा सिलेक्टिव प्रेशर थ्योरी होता है। सिलेक्टिव प्रेशर थ्योरी इज़ कि इसमें आप म्यूको कंप्रेसिव एंड म्यूकोस्टैटिक थ्योरी दोनों के प्रिंसिपल इन्वॉल्व करते हैं, यानी कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिसमें वी अप्लाई प्रेशर, एंड कुछ एरियाज जो होते हैं उसमें हम रेस्टिंग फॉर्म में जो है वो टिश्यूज़ रिकॉर्ड करते हैं, एंड वाइल देयर आर सम अदर एरियाज जिनको हम रिलीफ दे देते हैं। ओके, यानी आपके जो है स्ट्रेस बियरिंग एरियाज जो हैं उन पर हम प्रेशर लगाते हैं, एंड जो नॉन स्ट्रेस बियरिंग एरियाज होते हैं यानी रिलीविंग एरियाज होते हैं उनको हम कम्प्लीटली रिलीव कर देते हैं, वहाँ पे कोई प्रेशर नहीं लगता है, ठीक है जी।
ओके अब सपोर्टिंग एरियाज ऑफ द मैक्सिला जो होते हैं, यानी इसमें हमारे पास वी हैव प्राइमरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया एंड सेकेंडरी स्ट्रेस बियरिंग एरियाज। प्राइमरी स्ट्रेस बियरिंग एरियाज वो होते हैं जहाँ पे आपको फोर्स 90 डिग्री पे लग रहा होता है, ठीक है जी, और बोन जो है वो कॉर्टिकल हो एंड आपका जो है बोन कॉर्टिकल होगा तो रिजॉर्ब जो है वो इजीली नहीं होगा, एंड आपका जो वहाँ पर म्यूकोजा होगा दैट वुड बी थिक ऑल्सो। ओके, सो प्राइमरी स्ट्रेस बियरिंग एरियाज ये होते हैं एंड सेकेंडरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया इज विल यू गिव मी 2 मिनट्स प्लीज, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ प्लीज, 2 मिनट दीजिएगा। यस अभी पर तमाके पाण अच्छी करनो पवंदो। जी जो आपका प्राइमरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया मैंने बता दिया। सेकेंडरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया इज कि जहाँ पे आपका बोन जो है वो कॉर्टिकल नहीं मैम होगा ये बट प्राइमरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया प्लीज वापस रिपीट कर दें। ओके जी, ठीक है जी। जो प्राइमरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया होता है दैट इज एन एरिया जहाँ पे आपका, उसमें आपके ये याद रखिएगा, उसमें आपका बोन कॉर्टिकल होगा, बोन कॉर्टिकल होगा तो इट वुड नॉट रिजॉर्ब टू इजीली, ठीक है। दूसरा आपका जो है वहाँ पे म्यूकोजा वुड बी थिक, एंड तीसरा यहाँ पे आपको जो भी फोर्सेस लग रही होती हैं वो 90 डिग्री एंगल पे लग रही होती हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे जो प्राइमरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया में रेजिडुअल रिज इंक्लूडेड है, राइट। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आपका जो फोर्स लग रहा है वो 90 डिग्री एंगल पे है, ठीक है। इट इज दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड इनटू प्राइमरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया अनलाइक प्राइमरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया, उसमें आपका कैंसलस बोन होता है एंड आपका जो है वो एंगल जो होता है दैट इज नॉट 90 डिग्री, ओके। वो आपका जो है वो अक्यूट एंगल होता है, ठीक है। और दूसरा उसमें म्यूकोजा भी थिन होता है, दैट इज व्हाई उसमें हम प्रेशर कम लगाते हैं एंड इन एरियाज पे हम प्रेशर जो है वो ज़्यादा लगाते हैं। प्राइमरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया जो मैक्सिला में होता है दैट इज हार्ड पैलेट एंड रेजिडुअल अल्वियोलर रिज, ठीक है। एंड मैक्सिला में जो सेकेंडरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया होता है दैट इज रुगाई एंड ट्यूबरोसिटी। रुगाई एज यू कैन सी इन द पिक्चर, मैं स्पॉटलाइट से आपको बता दूं। अच्छा जी, ये जो आपको पिक्चर में ये जो म्यूकोजल एलिवेशंस नज़र आ रही हैं एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट, ये आपके रुगाए होते हैं, ठीक है। ये आपके जो है वो सेकेंडरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया होता है। यहाँ पे आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे म्यूकोजा थिन है, दैट इज़ वाई इसको हम सेकेंडरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया में कंसीडर कर रहे हैं। एंड इसकी एक तो सिग्निफिकेंस रुगाए की ये है कि इट इज़ अ सेकेंडरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है कि इट हेल्प्स इन स्पीच ऑल्सो, ठीक है। यानी आपके जो टी और डी साउंड होते हैं वो आपका रुगाए प्रोड्यूस करवाता है नेचुरली, ठीक है। तो हम जब डेंचर बनाते हैं तो उसमें जो है वो ये प्रोड्यूस करते हैं, ये एलिवेशन क्रिएट करते हैं ताकि आपका जो पेशेंट का टी एंड डी साउंड है वो जो है वो पेशेंट इजीली जो है उसको फोनेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, टी एंड डी साउंड जो है वो आराम से प्रोड्यूस हो सके। दूसरा जो स्ट्रेस बियरिंग एरिया है, सेकेंडरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया, दैट इज tuberosity area, ठीक है। maxillary tuberosity area, maxillary tuberosity area it is nothing but distal part of the maxillary alveolar ridge, ठीक है। यहाँ ये आपका सेकेंडरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया होता है और यहाँ इस एरिया पे आपका जो है वो जो मैक्सिलरी डेंचर है वो एंड हो जाना चाहिए, ठीक है। इट शुड नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड दिस एरिया, ओके। देन वी हैव रिलीफ एरियाज, ओके। आपका जो मैक्सिला में रिलीफ एरियाज होते हैं वो होते हैं इंसाइजल पेपिला, पैलेटाइन टॉरस एंड मिड पैलेटाइन राफी। इंसाइजल पेपिला आपको पता है कि इट इज़ अ पेपिला बिटवीन टू मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स। ये हम इसलिए रिलीव करते हैं बिकॉज यहाँ पे आपका नेजोपैलेटाइन नर्व्स एंड ब्लड वेजल्स होती हैं। अगर आपने इस पर प्रेशर लगा दिया, ठीक है, तो उनको डैमेज होगा, ठीक है, और नमनेस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो जब भी हम डेंचर बनाते हैं तो आप मॉडल पे क्या करते हैं कि वैक्स लगा देते हैं इस एरिया पे ताकि आपका ये एरिया जो है वो रिलीफ हो जाए। एक तो यहाँ पे वैक्स लगाते हैं, दूसरा कहाँ पे लगाते हैं, आपका मिड ऑफ द पैलेट पे लगाते हैं, ठीक है। मिड ऑफ द पैलेट पे क्यों लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मिड पैलेटाइन रेफी होता है। मिड पैलेटाइन रेफी इसलिए आपका रिलीफ एरिया है बिकॉज वहाँ पे म्यूकोजा जो है वो थिन है, ठीक है। अगर आपने वहाँ पे रिलीफ नहीं किया तो आपका जो है वो म्यूकोजा जो है वो ट्रॉमेटाइज होगा, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगा, पेन होगा, ओके। एंड थर्ड एरिया इज पैलेटाइन टॉरस। पैलेटाइन टॉरस आपको पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है। मिड पैलेट पे जो है वो एक बोनी एलिवेशन है, ओके।
ये नॉर्मली जो है वो पेशेंट में नहीं होता है, बट इट इज़ एन एनॉमली, ठीक है। इट इज़ नॉट यूजुअली आपको मिलेगा नहीं, एक एनॉमली है ये आपका। ये बोनी जो है वो एलिवेशन है, इसको हम रिलीफ कर देते हैं, ठीक है। इफ़ इट इज़ स्मॉल, ठीक है, यानी अगर रिलीफ हम कर सकते हैं तो ओके, बट अगर इट इज़ वेरी लार्ज, ठीक है, इफ़ इट इज़ वेरी लार्ज तो हम रिलीफ देंगे, तो इतना रिलीफ तो नहीं दे सकते कि पूरा ही डेंचर हम रिलीव कर दें, उस फिर तो आपको रिटेंशन नहीं मिलेगी। तो उन केसेस में अगर इफ़ इट इज़ वेरी लार्ज, ठीक है, यानी डेंचर फैब्रिकेशन में हमें प्रॉब्लम कर रहा है, या डेंचर इंसर्शन में प्रॉब्लम करेगा, या डेंचर रिटेंशन में प्रॉब्लम करेगा, तो वी वुड रेफर द पेशेंट टू सर्जन, ठीक है। और फिर हम उन्हें कहेंगे कि आप प्लीज़ इसको एक्सरसाइज कर दें, ठीक है। देन we have supporting areas in the mandible, okay। So we have two areas as primary stress bearing area, that is a buccal shelf area and the retromolar pad area, ठीक है। जो आपका बक्कल शेल्फ एरिया होता है, ठीक है, दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड फ्रॉम स्पॉटलाइट में ऑन करके आपको बता देती हूँ। जो आपका बक्कल फ्रेनम होता है, वहाँ से आपका फिर आपका जो डिस्टल जो है वो मैसेटर मसल तक जो एरिया होता है, यानी बियॉन्ड आप समझिए बक्कल फ्रेनम से ये एरिया जो है, इसको हम बक्कल शेल्फ एरिया कहते हैं, ठीक है। इसको हम प्राइमरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका कॉर्टिकल बोन होता है एंड यहाँ पे आप मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन वी हैव रेट्रोमोलर पैड एरिया। रेट्रोमोलर पैड एरिया क्या होता है कि आपका जो मैंडिबल का डिस्टल साइड है, वहाँ पे एक पैड ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज होता है, ठीक है। इसको हम रेट्रोमोलर पैड एरिया कहते हैं। एंड यहाँ इसकी सिग्निफिकेंस ये होती है, एक तो ये प्राइमरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया होता है, एंड आपका जो डेंचर है, लोअर डेंचर, इट शुड कवर 2/3 ऑफ द रेट्रोमोलर पैड, इट शुड नॉट कवर इट कम्प्लीटली। वो इसलिए क्योंकि इसके साथ मसल फाइबर्स भी अटैच होते हैं, बक्सीनेटर के फाइबर्स अटैच होते हैं, एंड इसके अलावा सुपीरियर कंस्ट्रक्टर के फाइबर्स अटैच होते हैं। तो वी शुड नॉट कवर इट कम्प्लीटली, बिकॉज इफ वी कवर इट कम्प्लीटली तो आपका डेंचर जो है, रिच जो है, वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा एंड यहाँ पे मसल भी अटैच्ड है। सो वी शुड कवर ओनली 2/3 ऑफ द रेट्रोमोलर पैड, एंड आपका जो है वो डेंचर इसके बियॉन्ड एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओके आपका जो सेकेंडरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया मैंडिबल में होता है, दैट इज रिज स्लॉप, ठीक है। यानी आपका एक तो, एक मिनट में आ जाती हूँ आगे, आपका एक तो रिज में आपका क्रेस्ट होता है, ठीक है, और एक तो होता है रिज में स्लोप। आपका जो सेंटर ऑफ द रिज है दैट इज क्रेस्ट, ठीक है। अब मैंडिबल में आपका जो सेंटर ऑफ द रिज होता है, यानी रिज क्रेस्ट होता है, दैट इज रिलीफ एरिया, और बाकी जो रिज की वॉल्स जिसे हम कहें यानी स्लोप्स कहें, दैट इज सेकेंडरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे जो रिच क्रेस्ट होता है वहाँ पे कैंसलस बोन होता है, ठीक है। तो दैट इज वाई हम मैंडिबल में, आप लोगों ने डेंचर्स बनाए होंगे हाउस शॉप में, तो मैंडिबल में ये जो सेंटर वाला पार्ट है यहाँ पे हम वैक्स लगा देते हैं कास्ट पे, ओके, मॉडल पे। तो दैट इज अ रिच क्रेस्ट एरिया एंड इट इज अ रिलीफ एरिया। देन वी हैव मेंटल फोरामेन। मेंटल फोरामेन है, उसको भी हम रिलीव कर देते हैं। मेंटल फोरामेन यूजुअली तो आपको नहीं दिखेगा, बट क्योंकि हमारे पास जब पेशेंट आता है ईट एंड रिलैक्स, उसकी रिज रिजॉर्ब होती है। जब रिज रिजॉर्ब होती है विद टाइम, मेंटल फोरामेना की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। इट इज़ नॉट की पोजीशन चेंज होती है, बट रिच रिजॉर्प्शन की वजह से मेंटल फोरामेना जो है वो एक्सपोज हो जाता है। जब वो एक्सपोज हो जाता है तो उसमें आपके पास नर्व्स हैं, ठीक है, मेंटल नर्व है, अगर आप वहाँ पे प्रेशर लगा देंगे तो फिर पेशेंट को पैरेस्थीसिया, नमनेस होना शुरू हो जाएगी और उसको पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। दैट इज़ वाई हम मेंटल फोरामेन को भी रिलीव करते हैं। टॉरस मैंडिबुलरिस, टॉरस मैंडिबुलरिस जो है जैसे टॉरस पैलेटाइन टॉरस था, इसी तरह से ये एक एनॉमली है। ये एक आपका जो है वो लिंगुअल सरफेस ऑफ द प्रीमोलर एरिया, मैंडिबुलर प्रीमोलर एरिया पे जो है ना, ये आपको दो बोनी एलिवेशंस मिलती हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है टॉरस मैंडिबुलरिस। और अगर ये आपको अगर ये शैलो है तो हम रिलीव कर देंगे, एंड इफ इट इज़ टू ग्रॉस, टू लार्ज, तो फिर उसमें फिर जो है वी शुड रेफर द पेशेंट टू सर्जन, ओके। फिर हमारे पास माइलोइड रिज एरिया आ जाता है। दैट इज जो कि रिज होता है, ठीक है, जो कि आपका थर्ड मोलर एरिया से आपका जो है वो डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड जो है वो एक्सटेंड करता है,
ठीक है, और इस रिज को भी हमें रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि विद टाइम जो है वो आपका जो मैंडिबुलर रिज है वो शार्प हो जाता है। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे हम शार्प रिज है तो शार्प रिज पे तो हमें रिलीफ देना चाहिए। ओके, ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंप्रेशन मेकिंग क्या होते हैं? वी हैव रिटेंशन, स्टेबिलिटी, सपोर्ट, एस्थेटिक्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आपके ये 5 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इंप्रेशन मेकिंग के। ऑफ कोर्स हम मैक्सिमम टिश्यू जो है उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, एंड इंप्रेशन जो है वो आपका पेशेंट के जो भी आपका माउथ है उसका नेगेटिव रिप्लिका है, इसलिए हमें वो एस्थेटिक्स भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड बाकी रिटेंशन, स्टेबिलिटी, सपोर्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे। रिटेंशन इज the ability of the denture to resist the displacement against vertical forces, यानी आपका डेंचर है, ठीक है, उसका पाथ ऑफ प्लेसमेंट है, ठीक है, अब उसके अगेंस्ट अगर कोई फोर्स लग रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पिक्चर पे भी है, अगर पेशेंट ने कोई स्टिकी फूड खाया है, कोई कैरामल टॉफी, कोई च्यू, कोई फोर्स लगी है, ठीक है, जो कि डेंचर को उसकी वर्टिकल डायरेक्शन में या उसकी पाथ ऑफ प्लेसमेंट के अगेंस्ट जो है वो डिसलॉज करे, ठीक है, लेकिन डेंचर में ये एबिलिटी हो कि वो डिसलॉज ना हो, दैट इज टर्म्ड एज रिटेंशन। ओके, एंड ये तो हो गया आपका वर्टिकल फोर्स, ठीक है, यानी अलोंग इट्स पाथ ऑफ प्लेसमेंट। ठीक है, बट इफ देयर इज एन हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है, आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है एंड डेंचर जो है वो वहीं पर अपनी जगह पे है, दैट इज स्टेबिलिटी। ओके, अब आपके फिजिकल फोर्सेस जो आपके रिटेंशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, दैट इज एडहेजन, कोहेजन, इंटरफेशियल सरफेस टेंशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कैपिलैरिटी एंड ग्रेविटी। ठीक है, एडहेजन आपका इट इज नथिंग बट अट्रैक्शन बिटवीन टू डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स, यानी आपका एडहेजन जो है वो माउथ में क्या होगा, आपका डेंचर और सलाइवा के बीच में जो भी फोर्स है, जो भी फिजिकल फोर्स है, दैट इज एडहेजन, क्योंकि वो दो डिसिमिलर चीजें हैं। ओके, एंड कोहेजन इज अट्रैक्शन बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स, यानी सलाइवा और सलाइवा, एक सलाइवा मॉलिक्यूल और दूसरे सलाइवा मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन हो रही है, जो फिजिकल फोर्स इन्वॉल्व है, दैट इज कोहेजन। ओके, दे बोथ विल हेल्प टू रिटेन द डेंचर। ठीक है, इंटरफेशियल सरफेस टेंशन इज आपका दो सरफेसेस हैं, ठीक है, और उसको आप सेपरेट करने की कोशिश करें, बट उनमें इतना रेजिस्टेंस हो कि वो सेपरेट ना हो रहा हो, ठीक है, तो दैट इज टर्म्ड इज इंटरफेशियल सरफेस टेंशन। ठीक है, यानी आपका जो डेंचर बेस है, ठीक है, वो टिश्यूज के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है, और आपने डेंचर उठाने की कोशिश की लेकिन वो सेपरेट नहीं हो रहा है, तो ये कौन सी फोर्स हेल्प कर रही है, दैट इज इंटरफेशियल सरफेस टेंशन। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम इमरजेंसी रिटेंटिव फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, यानी आपने डेंचर को रिमूव करने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन उसमें डेंचर रिमूव नहीं हो पाया, ठीक है, तो वो क्या कौन सी फोर्स हेल्प कर रही है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देन कैपिलैरिटी, आपका जो डेंचर बेस है एंड आपके जो टिश्यूज हैं उसके बीच में थोड़ी सी स्पेस तो होगी, ठीक है, उस स्पेस में आपका स्लाइवा जो है दैट विल वो स्पेस जो है वो एज अ कैपिलरी ट्यूब एक्ट करेगा। ठीक है, उसमें आपका जो स्लाइवा है वो आपका हेल्प करेगा जो है डेंचर को रिटेन करने में। ठीक है, यानी वो जो कैपिलरी ट्यूब बना रहा है, ठीक है, स्पेस, दैट इज आपका डेंचर म्यूकोजा के दैट इज म्यूकोजा एंड डेंचर बेस के बीच में, दैट इज आपका कैपिलैरिटी की तरह वो काम कर रहा होता है। देन ग्रेविटी जो है वो आपका मैक्सिलरी डेंचर में इतना हेल्प नहीं करता, मैंडिबुलर डेंचर में हेल्प करता है, क्योंकि मैक्सिलरी डेंचर में ग्रेविटी जो है वो आपको ग्रेविटी की तरफ जब पुल कर रहा होता है तो डेंचर जो है वो रिटेंटिव इतना नहीं हो सकता एज कम्पेयर टू मैंडिबुलर डेंचर। एंड मैंडिबुलर डेंचर में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अपनी तरफ पुल कर रही होती है इसको, डेंचर को, तो विच इज वाई ग्रेविटी जो है वो आपका मैंडिबुलर डेंचर में जो है वो हेल्पफुल है, नॉट इन मैक्सिलरी डेंचर। देन वी हैव सम मैकेनिकल फोर्सेस जो हेल्प करते हैं रिटेंशन में, जो कि हमारे अंडरकट्स होते हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज अंडरकट्स, ठीक है, इम्प्लांट्स होते हैं एंड ओवरडेंचर अटैचमेंट्स होते हैं, इसके अलावा सक्शन डिस्क होती है और मैग्नेट्स होते हैं। सक्शन डिस्क जो है वो आपका डेंचर में आपने देखा होगा कि एक सक्शन लगा हुआ